अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान सीजन 2 में। आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम एक बहुत ही अहम और जरूरी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो चलिए बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, बल्कि एक सोशल और इमोशनल चैलेंज भी है। डर, शर्म, मिथ्स और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अक्सर औरत लेट स्टेज में डायग्नोसिस करवाती है, जबकि सच ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर को टाइम पर पहचान लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन तो है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता है। आज के कॉन्वर्सेशन का मकसद ये बीमारी के बारे में बात करने के साथ उम्मीद, हिम्मत और सही जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हर औरत अपनी सेहत को प्रायोरिटी दे सके, चाहे वो शहर में रहती हो या कोई गांव में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम लोग काफ़ी दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह सारा माह मुबारक के अंदर कोशिश होगी कि रोज़ाना अलग मेहमान आएँ। तो ये बीच में ख़ास तौर से इस एपिसोड को जो ख़ास बनाया है और लेकर आए कि माशाल्लाह सना बहुत सारे चीज़ों के ऊपर इंसानियत की बका के लिए काम करते हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत अजीज़ दोस्त मेरे और भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह हैसियत रखते हैं और बम्बई शहर में हर एक बंदा उन्हें जानता है और अल्लाह ताला ने उन्हें एक ख़ास मलका दिया हुआ है जो कि आली अखलाक है। उनका हर वक्त हंसता हुआ चेहरा और लोगों के काम आना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी हाल में किसी भी तरह का काम हो, ख़ासतौर से मेडिकल को लेके। मैं इस दौरान जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे बैक का प्रॉब्लम हुआ है। मैं रात को 2 बजे, चाहे मैंने अपने लिए फ़ोन किया हो या किसी के लिए किया हो, ये मर्द मुजाहिद हमेशा हाजिर वक्त होते हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। इससे मुराद मेरी डॉक्टर खालिद साहब हैं जो कि साई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और इनके साथ डॉक्टर संदीप साहब है जो कि बम्बई के मायनाज डॉक्टरों में हैं। डॉक्टर संदीप बिप्ते साहब जो कि ख़ास तौर से कैंसर के सर्जन हैं और अल्लाह ताला ने उनसे बड़ी उनके हाथों में शिफा रखी है और मुल्क भर के हज़ारों लोगों की उन्होंने सर्जरी की है। अब यहाँ मैं जो बात करूँ कि ये ख़ास तौर से टॉपिक इसलिए रखा गया कि इंसानियत की बका सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को इस तरीके से तकालीफ़ों से बाहर निकालना। जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात कही और आइंदा भी, कुरान करीम को अगर हम उठा के देखते हैं तो अल्लाह ताला ने इंसानियत को अपना कुंबा करार दिया है कि सारी इंसानियत को अल्लाह ने पैदा किया है। और कुरान करीम की शुरुआत में बार बार इस बात को अपने दिल के लिए भी कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद अल्लाह की हकीकत का यकीन दिल में कि अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही करेंगे और अल्लाह ही करते आ रहे हैं। और उसके बाद कलाम इलाही का महीना है, कलाम इलाही की शुरुआत जिससे अल्लाह ताला ने की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह आलमीन का रब है। रब्बिल मोमिनीन या रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि मोमिनों का रब है या मुसलमानों का रब है, अल्लाह ने कहा सारे आलमीन का रब है। इससे मुराद सारी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है। हम अलग अलग तरीके से एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें एक इस्लाम जैसा मज़हब और दीन दिया जिसने इंसानियत का दर्द हमें सिखाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के दर्द के सबसे बड़े पैकर हैं। मैं आऊँ उस बात के ऊपर जब आपको सबसे पहले वही उतरी तो माँ खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आपने कहा ना कि या खतीजा मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, मेरे ऊपर चादर डालिए, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो ना जाए, इस तरीके के अल्फाज अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो ये बात कहीं और जा रही थी लेकिन मेरे दिमाग में फ़ौरन ये मज़मून आ गया। तो माँ खतीजा ने जो आपको हिम्मत बांधी है, किन अल्फाजों के साथ बांधी है, ये खिदमत खल्क की आपको याद दिलानी कराइए कि मेरे आका, मेरे सरदार, या सैयदी, आप बड़े हैं हमारे, मेरे आका है, मेरे सरदार है। अभी नबूवत से आरास्ता किया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के उतरने के बाद से या अय्युहल मुद्दस्सिर के बीच के दौरान का ये वाक़या है। तो मेरे नबी को माँ खतीजा फरमाने लगी कि या रसूलल्लाह, आप बेवाओं का सहारा बनते हैं, यतीमों की कफ़ालत करते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, मिस्कीनों को आसरा देते हो और जो परेशान हाल होते हैं उनकी परेशानी को आप दूर करते हो, मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करते हो। ये कितनी बड़ी बात है। ये मेरे नबी के औसाफ कमालात नबूवत से पहले थे कि आपकी ज़िंदगी के 40 साल इंसानियत के दर्द में और इंसानियत की तकलीफ़ को दूर करने में। एक और वाक़या, एक शाम के वक्त आप तशरीफ़ लाए, आपके चेहरे मुबारक का रंग उड़ा हुआ था और आपके चेहरे पे एक परेशानी थी। माँ खतीजा ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे आका
क्या बात पेश आ गई। अल्लाह ताला ने माँ खतीजा को बड़ी ताजिरा बनाया था और बहुत माल से नवाजा हुआ था। तो कहने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खतीजा क्या बताऊं, आज मैंने उन लोगों को देखा जो बेआसरा बेसहारा थे, जिनके पेट में खाना नहीं गया। कौन कह रहा है? रहमतुल लिल आलमीन है, सारे इंसानियत को अल्लाह से मिलाने वाले शख्स है, नबियों के नबी है, जो कायनात का वजूद खलासा है, वो ये बात को कह रहे हैं कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं। और फिर साथ देने वाला भी तो कौन था? वो माँ खतीजा थी कि जिसको अल्लाह ताला ने चुना था। तो मेरे नबी की ज़िंदगी को पढ़ें, सीरत को पढ़ें, पता चलेगा खिदमत खल्क़ कितनी बड़ी चीज़ है। तो अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनों, हमारा आज ये जो प्रोग्राम करने की वजह है वो यही है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम अक्सर व बेशतर ज़कात को निकाल रहे होते, लोगों का ताउन कर रहे होते, ज़कात से हट के आगे भी चले। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते, हमारा हज़रत अक्सर एक बात फरमाते हैं कि ज़कात जो आदमी निकालता है वो अल्लाह के यहाँ फ़राइज़ से बरी हो जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ सखियों में दाखिल नहीं होता। फिर हज़रत आगे फरमाते हैं सखियों में वो दाखिल होता है जो ज़कात से थोड़ा आगे चला जाए। अल्लाह मियाँ ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा है और रिज़्क़ को फरावान कर दिया हमारे ऊपर। हम गरीबों के दर्द को बांटे, समझे। मैं अक्सर कहता हूँ हॉस्पिटलों के जाके चक्कर लगाएं जहाँ लोग परेशान हाल है, किस सिचुएशन में होते हैं, किस हाल में होते हैं। तो इसीलिए आज मैंने और हमने मिल के जो सोचा कि डॉक्टर खालिद साहब और डॉक्टर संदीप दिप्टे साहब है जो इस पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये बहुत यानी कसरत से ये आम हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो हम दावत दे रहे हैं और इनको समझने के लिए थोड़ा सा उस पर बात भी करेंगे, समझेंगे भी कि कैसे आगे इसको बचा जा सकता है और इसका इलाज कैसे होता है। तो मैं इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर खालिद साहब का, डॉक्टर संदीप साहब का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम। खैरियत से? वेलकम सर। सर कैसे हैं जी? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक हो। नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम। प्लीज डॉक्टर आइए। साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर संदीप साहब, आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए। ये प्रोग्राम असल में रमज़ान मुबारक का है, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ मेरा ऐसा मामला जुड़ा हुआ है कि हम लोग 24 घंटे में अक्सर 2-4-5 घंटे तो दिन में साथ होते ही होते हैं, सफ़र अज़र होते, मोहब्बत रखते हैं, ये हमारी फैमिली है। और फिर आपके बारे में भी इतना सुना, पहले भी मिले हैं और आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि हमारे इस प्रोग्राम में रौनक रमज़ान के ख़ास तौर से लाया जाए। इस वक्त लोग देख रहे होते और आप लोग एक मिसाली काम कर रहे हैं। इंसानियत को जो एक बहुत अजीब तरीके की बीमारी आई है उसमें से आप निकालने के लिए कारआमद, ख़ास तौर से आपकी उसमें स्पेशलिस्ट है। और डॉक्टर खालिद साहब तो हरफन मौला है ही माशाल्लाह, हर चीज़ के डॉक्टर है। तो फिर एक दफ़ा बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। थैंक यू। यस, मैं आप सबका मैं भी वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रौनक रमजान पे आपको रमजान भी मुबारक हो। डॉक्टर संदीप दिप्टे, यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन जो कैंसर सर्जरीज है एंड स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी इमोशनल बीमारी, आई वुड से, जो आपकी हर फीलिंग्स, एक डर आ जाता है, इमोशंस जुड़ जाते हैं। एंड आई थिंक सबसे पहले जो मैंने देखा है लोगों तक, जितने लोगों को मैं देख पाई हूँ थ्रू, चाहे आप सोशल मीडिया कह लो या किसी से सुना है, कि जब इंसान सुनता है कि कैंसर, द वर्ड इटसेल्फ इज अ टैबू, इट्स वेरी, जब आप सुनते हो तो आपको लगता है मैं मर जाऊंगी क्या, मैं बचूंगी या नहीं। आई थिंक ये सबसे पहला सवाल ये आता है। और एक जब आप कैंसर नाम ही सुनते हो तो इंसान के अंदर एक खौफ आ जाता है ना, एक डर आ जाता है। तो मुझे जानना है कि पहला जो वक्त था उसमें हम ये बीमारी के बारे में इतना नहीं सुनते थे, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीमारी। एंड ये इस रफ्तार से फैल रही है कि कभी कभी यू नो, एज अ वुमन सच बोलूं तो मुझे भी डर लगता है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, बट डर लगता है जब आप ये चीज सुनते हो। तो मुझे जानना है कि ये कैसे ये जंप आया कि पहले हमें इतना नजर नहीं आता था, हमने कभी सुना नहीं था कि लोग इस बीमारी से यू नो दे आर गोइंग थ्रू दिस, या इससे कोई और खतरनाक चीज हो गई है, लेकिन अब ये कैसे आ गया, ये हाउ कम इट हैज बिकम सो कॉमन? सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये रमजान पे ये जो सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला ने जो गिफ्ट दिया है प्रिवेंशन का, आप इस मकान को आगे लेके जा रहे हो। और ऑल द बेस्ट फॉर दिस इनिशिएटिव, क्योंकि कैंसर में जब हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेप।
क्योर, राइट? आप आज हम जो इवेंट जो कर रहे हैं, ये प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो कैंसर को मैक्सिमम सोसाइटी तक सबमिट करके अवेयरनेस करें ताकि होने के पहले बचाया सके। आई थिंक अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे इसमें। और आपने बहुत सही सवाल पूछा कि ये पहले के ज़माने में कैंसर इतना नहीं था, अभी क्या ऐसे हो गया? सो एक दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट की लाइफस्टाइल, जो बोलते हैं लाइफस्टाइल के चेंज हुआ। जो 10 साल में लाइफस्टाइल था और आज के लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस आ गया। हमारे एज ऑफ मैरिज में खान सम्मान में हो गया, शादी का एज देखिए एज कितना। मैं सभी ऑडियंस से भी देखना चाहता हूँ कि आज देखिए एज ऑफ मैरिज, जो पहले की जो महिला थी 25-26 में शादी होती थी, आज एवरेज एज 35 से 40 हो रहा है। बिल्कुल। लाइफ सब महिला को खुद का करियर इंपॉर्टेंट है, करियर होने के बाद में फिर शादी लेट, फिर बच्चे नहीं होना है। बहुत सारे लोग खुद होके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं। जो अल्लाह ताला ने शरीर जो दिया है, जो नॉर्मल एज दिया है, वो हम एज को प्रिवेंट करें, फिर तो बॉडी पेनल्टी देना ही देना है। आज लाइफ इतना फास्ट हो गया कि आज खुद के इंसान को खुद का खाना खाने के लिए समय नहीं मिलता है। तो समय की रोटी समय पे नहीं खाते हैं, तो पैक फूड आ गया, पैक फूड में प्रिजर्वेटिव आ गए। प्रिजर्वेटिव इज मोस्ट कॉमन कैंसर। ये बहुत एक कॉमन रीजन है हर एक चीज में, आप फूड में ले लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ लिविंग। आज देखिए पहले के लोग जो तो एवरेज एज जो था 60-70 में लोग एक एवरेज होता, आज लोग 80-90 तक 100 तक क्रॉस कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग एज क्लाइम कर रहे हैं, ये डिसीज बहुत बढ़ रही म्यूटेशन की वजह से है। तो ये सारे कारण हैं जो लाइफस्टाइल, फूड और बाकी जो पोल्यूशन, ये सब कंबाइन लेके आज ये कैंसर को एक सुनामी की तरह हमें इनवाइट कर रहे हैं। और इसको सबसे बड़ा रोकने का तरीका है बाय डूइंग अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, जो आज ये मकाम जो कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टेप है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। जो अभी आपने बात की, आप बात कर रहे थे, बट मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि दैट इज द रीजन एक साइकिल बना है। लेकिन टुडे आई थिंक बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट इट, इट इज वर्किंग अगेंस्ट अस, है ना? मतलब ये हम ही एक्चुअली अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत सारों का सवाल था, बहुत सारों के दिमाग में था, मेरे भी दिमाग में था कि व्हाट इज अ कॉज ऑफ कैंसर राइजिंग लाइक दैट। उसके अलावा सर मुझे आपसे दूसरी चीज ये पूछनी थी कि जैसे मैंने आपको शुरुआत से ही कहा था कि इट्स बहुत फियरफुल वर्ड है। एक अंदर नाम सुनते बराबर ही सबसे पहली जो चीज आती है ना, आप ये सोचते हो कि मैं ये डॉक्टर के पास या ये हॉस्पिटल, सबसे पहले आपके अंदर एक डर आ जाता है। एंड दिस डर इज ऑफ डिफरेंट काइंड, यू नो। एक तो पहली बात है आई थिंक जो मैंने हमेशा देखा है कि लोगों को बताने का डर, सोसाइटी का डर, है ना, कि इनको पता चलेगा मुझे ये हो गया तो क्या हो गया, जैसे पता नहीं कौन सी अछूत बीमारी हो गई है ना। एक वो साइकोलॉजिकल एक वो फियर होता है। फिर घर में भी किसी के साथ डिस्कस करने का, बहुत बार जब कुछ लोगों को पता भी चलता है, दे डोंट डिस्कस इट विद देयर इमीडिएट फैमिली, बी इट देयर हस्बैंड, पेरेंट्स, वो वक्त लेते हैं या छुपाते हैं। ऐसी भी बहुत सारे सिचुएशंस और ऐसी स्टोरीज आई एम श्योर आपके पास इससे भी ज्यादा आई होगी। जी। तो ये जो फियर है, मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में बताएं ताकि इस फियर को कैसे खत्म किया जाए। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज आप देखो अभी तो ये ट्रीट आसानी से हो जाता है। लॉट ऑफ पीपल हु आर कैंसर सर्वाइवर्स, स्पेशली अगर ब्रेस्ट कैंसर की अगर आप बात करो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर। सो ये फियर को कैसा खत्म करें हम सोसाइटी से? सो आई थिंक आपने राइट ही बोला सना जी कि कैंसर वर्ड जो है ना हमेशा एक डेथ दिखती है और वो देख के ही लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। बट मैं ऐसे नहीं समझता, इसे रीबर्थ, इसको बीट करके रीबर्थ करना है। पहले के ज़माने में डॉक्टर इतने एक्सपर्ट नहीं थे कि कैंसर होते, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी। आज के ज़माने में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हॉस्पिटल अवेलेबल है और काफ़ी मीडिया अवेलेबल है जो ये सब कर सकते हैं। सो जब मेरे पास कोई मरीज आता है तो बोलता है सर मुझे कैंसर कहते हैं, मतलब एक्सट्रीमली क्यूरेबल। आप एक वर्ड यूज करने से आधी बीमारी खत्म होती है। फिर मैं बोलता हूँ उनको आपको मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एक दिन रुकना है, खुश। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट डे आपका लंच घर पे होगा। 3 चीजें से पेशेंट जीत जाता है। तो आई थिंक ये उस डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है आप कैसे ट्रीट करते हैं। एक तो डॉक्टर बहुत मायने रखता है, सेकंड थिंग एक फैमिली मायने रखती है। तो मैं सभी व्यूअर से बताना चाहूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ऐसे देखा जिनके फैमिली सपोर्ट है उनको पता ही नहीं चलता है। कुछ लोग हैं जिनके फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं है तो उनको बहुत स्ट्रगल होती है। आई थिंक फैमिली सपोर्ट, अच्छे डॉक्टर और राइट ट्रीटमेंट, अगर ये 3 चीजें अगर हमें मिल जाती है तो आई थिंक इसको क्योर करना 100% पॉसिबल है। आधे लोग तो अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते हैं।
किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं होता, और सब कुछ होने के बाद राइट ट्रीटमेंट भी नहीं पता होती है। Correct. अब बहुत सारी महिला मेरे पास जो आती है, वो किसी ने सुना है कि वलसाड में कुछ प्लेस है, वहां पे दवाई लेने से होता है, कोई लेप लगाने से होता है, कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अपने लाइफ में ना जब कोई कैंसर बढ़ता है ना, सब लोग एप्रॉन बन के आते हैं, सर्जन बन के, कैंसर डॉक्टर बन के, ये करिए ये मत करिए, तो हम ना उनके उधार बन जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें करना है सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज करना चाहिए। आई थिंक वो करने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्ली डिटेक्शन क्या है ब्रेस्ट कैंसर का, मतलब वो कौन सी पहली चीज है जिससे एक औरत को एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए दैट मे बी दैट दिस इज अ माइनर साइन बट दिस इज अ साइन, क्योंकि वो आई थिंक लोग वो फर्स्ट साइन मिस कर दे रहे हैं। आई थिंक बॉडी ना, सना जी आपने बोला, बॉडी ना कहीं ना कहीं एक रिएक्शन देती है, बट हमें बिजी लाइफ में हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो बॉडी ऑलवेज गिव सम हिंट। तो वो हिंट क्या है? अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो मैं सारे व्यूअर्स से बताना चाहूंगा कि कोई भी पेनलेस लम्प, अगर अपने कोई स्तन में कोई भी हार्ड लम्प आता है जो पेनफुल नहीं है, पेनलेस लम्प, या कभी निप्पल से डिस्चार्ज आना, या कोई दो में से एक ब्रेस्ट का शेप अलग चेंज होना, या फिर कभी कभी स्किन पे कुछ रैश आना, ये कुछ 5 से सिम्टम्स है। अगर हम ये इग्नोर करते हैं तो आई थिंक ये जो कैंसर है वो एडवांस स्टेज में आता है। तो ब्रेस्ट में कुछ भी ऐसे सिम्टम देखते हैं, 100 में से 90 या 95% कैंसर इसी स्टेज में आते हैं। तो हमें हर एक महिला को इस सिम्टम्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए, ताकि थोड़ा भी डाउट होता है तो हमेशा खुद एग्जामिन करना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वहीं से इनिशिएट करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर खालिद साहब, माशाल्लाह, मैं डॉक्टर खालिद साहब के बारे में बताऊं, कोरोना के ज़माने में जो धारावी मॉड्यूल जो था, जो बड़ा मशहूर हुआ था, जिसको अवार्ड भी शायद आप लोगों को मिला, ये सही। तो धारावी मॉड्यूल को आपने लीड किया, और उसके अलावा बम्बई में थोड़ा सा ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने, डॉक्टर साहब का एक साई ग्रुप है, साई हॉस्पिटल्स ग्रुप है, तो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं और काफ़ी ग्रुप्स के साथ मिलके काम करते हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। सूद फाउंडेशन है और भी सिद्धि विनायक वाला फाउंडेशन है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनके साथ भी डॉक्टर साहब काम करते हैं, और इसके अलावा हम लोग भी साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कब से, कितने सालों से इस खिदमत खल्क के काम में, और एज ए पेशेंट आप डॉक्टर हो, लेकिन इसके अलावा आपने कोविड में कैसे किया और किस तरीके से आपने? कोविड में जो फर्स्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को कन्वर्ट किया था धारावी में, वो हमारा साई हॉस्पिटल था। अच्छा, जिस मुंबई का? मुंबई, इंडिया, सब जगह का, महाराष्ट्र का पहला। और धारावी में मतलब 2.5 किलोमीटर, 10 लाख की पॉपुलेशन, अगर वहां स्प्रेड होता तो बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले धारावी मॉडल जो हुआ कि जितने भी वहां पे डॉक्टर्स थे उनकी क्लिनिक ओपन किए, बिकॉज का डर फैक्टर बहुत था। तो वहाँ का जो हमारा 50 बेड का हॉस्पिटल था, बीएमसी ने उसे टेक ओवर किया, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुआ उसके जो मॉडल रहा, जिस तरह से हम लोगों ने किया। सेकेंड, उसके बाद कोविड हुआ, डॉक्टर कोविड में ही ये मिले मुझे, मैं उस पर आगे आऊंगा। तो कोविड पूरा का पूरा धारावी किया, फिर पूरा बीकेसी था वो सेंटर में, पूरा थाना कॉर्पोरेशन मेरे पास था, मीरा बैंदर था, फिर उल्लासनगर था, हम कल्याण डोंबिवली थी, इतनी कॉर्पोरेशन, मोर देन 10-15,000 बेड, मैक्सिमम वैक्सीन हमने लगाई। तो गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल्स बड़े बनते थे, एग्जीक्यूशन का काम हमारा था, डॉक्टर्स और बाकी चीजें। जब फर्स्ट बॉडी को, कोविड की बॉडी को पैक कैसे करने किसी को नहीं पता, तो बड़ी 2 प्लास्टिक एक साइड से लाए और बीच में बांध दिया, तो पैकिंग हो गई, बाद में बाकी चीजें उसके लिए आई। बड़ा जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर संदीप साहब के साथ कैसे मिले, कैसे जुड़े और क्या काम कर रहे हैं आप? अभी हम लोग ब्रेस्ट सर्जरी फ्री कर रहे हैं, और करीब 500 ब्रेस्ट सर्जरी हम लोग कर चुके हैं। उसमें डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फंड्स हम अरेंज करते हैं, सब कुछ। और वो पेशेंट्स को मुफ्त साहब आप तो देखे भी हैं, मिले भी हैं। उस पेशेंट के साथ मैं मुफ्त साहब आपकी बहुत घूमते रहता था, लेकिन लास्ट 6 महीने से मुझे उन पेशेंट को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं करता। वो आते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, मैं 1-2-4 वीडियो बनाता हूँ, 10 जगह भेजता हूँ, और उनके लिए पैसे आ जाते हैं। एक तो सीएम फंड से हमको पैसे मिलते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र सीएम से 1 लाख रुपया जबरदस्त आता है, 25,000 सिद्धि विनायक से, नरगिस दत्त फिरिया दत्त फाउंडेशन से करीब 25,000, सोनू सूद फाउंडेशन से, ये तो फिक्स है। उसके बाद हयात फाउंडेशन से आप लोग भी बड़ी मदद करते हैं। और तो इस तरह से बस वीडियो भेजते हैं, आप एक बार हॉस्पिटल में बैठे हो तो खाला आई और आपने उसको चेक दे दिया। और इसके अलावा जो हम लोग जो पेशेंट हम बाहर ऑपरेट करते हैं, जैसे ब्रिज कैंडी में मैं ऑपरेट करता हूँ या हिंदुजा में, मैं उन लोगों को बोलता हूँ आपका बर्थडे होटल में नहीं मनाया, आप
उस गरीब को डोनेट करिए, मैं दुआ हूँ, अल्लाह ताला ने शिफा दी है, मैं शिफा पास ऑन करूंगा और आपको दुआ मिलेगी। और तब से इतनी लाइन लगी है कि डोनेट करने के लिए कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ, मेरा बर्थडे में उन गरीब लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। आई थिंक ऐसे करते करते कारवा बनता गया और हम लोग मंजिल की तरफ बहुत पहुंचे और बहुत खुशी होती है जब कोई पेशेंट कैंसर होकर आता है कि सिर्फ पैसे नहीं, मैं इसको गले लगा लेता हूँ, नहीं है ना, हम हैं। जैसे आपने एक बात कही ना, तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि सही डॉक्टर तक पहुंचना, सही इलाज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए उन डोनर्स का भी, खास तौर से ये मुबारक महीना है, ये महीने के अंदर अल्लाह ताला चाहते, ज़कात का जो सिस्टम रखा है ना, क्यों रखा है, इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। सदके का सिस्टम क्यों रखा है, बड़ी लॉजिक है। अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। लेकिन जो खास तौर से मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का शुक्रगुजार हूँ, बिल्कुल, सिद्धि विनायक और जितने भी फाउंडेशन है, हम लोग भी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों कैसे मिले और क्या आप, डॉक्टर साहब, आपका विजन क्या आगे, क्या आप लोगों के प्लान है? और हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आप खासतौर से आप तो हमारे मेहमान हैं और काबिल एहतराम है, लेकिन आपको बुलाने का एक मकसद ये भी है कि हम लोग मिलके क्या कर सकते। पहले तो आप अपना प्लान बताएं। नहीं, क्या हुआ कि कोविड में डॉक्टर साहब मुझे फोन किया करते कि यार बेड चाहिए मेरे रिलेटिव को, इनको, तो मैं बेड खाली प्रोवाइड कर देता। हम लोग एक दूसरे मिले नहीं थे, फोन पे सिर्फ बात करते थे और सभी लोग फोन करते थे, उससे इनके भी फोन आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं घर से निकल रहा था तो मेरे सोसाइटी के सेक्रेटरी आए, बोले डॉक्टर बिप्टे को जानते हो? तो मुझे हाँ बोलने की आदत है। हाँ, पहले हाँ कोई चीज याद कर लेता, फिर याद, मुझे याद आया कि मैं तो डॉक्टर बिप्टे, मतलब बिप्टे फोन लगाया तो बोले यार वो एक हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपया बोले, थोड़ा कम करने को बोलो ना। मुझे फोन लगाया, मतलब सर 1 लाख रुपए में कर दो ना। मतलब मुझे ये फिक्र नहीं, ये हाँ बोल रहे नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं 1 लाख में आप कर दीजिए। बोले 1 लाख में नहीं, मैं 75,000 में करता हूँ। और उन्होंने कहा, सेकंड पेशेंट को लाया और साई में एडमिट किया, इन्होंने ऑपरेट किया। उस दिन से धीरे धीरे फिर मुझे इन्होंने कहा कि यार तुम इतना सोनू सूद के साथ होते हो तो इसको कुछ स्ट्रक्चर करते हैं। तो एक दिन मैं और सर वहां पे गए सोनू सूद के पास कि भाई ऐसा ऐसा हम काम कर रहे हैं। तो बोले यार फ्री ब्रेस्ट सर्जरी करेंगे, तो कैसे करेंगे, वो एक प्लान बनाया और उस तरह से सर जुड़ गए, सोनू सूद जुड़ गए, मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह ऐसी मदद करते रहते। तो इस तरह से करके आज तक हम लोग 500 सर्जरी कर चुके। बहुत बड़ी बात है। और साल भर में, और हमारा ये प्लान है कि मुझे लग रहा है कि जितने लोग आज की डेट में आते, सब सोशल मीडिया वीडियो, आपने भी वीडियो दिया था माशाल्लाह, आपके भी वीडियो बहुत सारे लोग उसको देख के मतलब आते हैं। और आते हैं तो मतलब मुझे तो अभी दिन भर हॉस्पिटल में ही बैठा रहता हूँ कि आते हैं, उनसे बात करता हूँ, कहते हैं अगर पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, बाकी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब देख लेते हैं। तो मुझे आजकल तो शर्म ही नहीं आती किसी को भी। अभी मैं आने के पहले भी अंदर था तो मैं आने के पहले 6 बजे किसी से बात किया, कमिश्नर साहब है मेरे दोस्त हैं, कि यार कुछ मैं इस तरह के फंड चाहिए थे। तो उन्होंने अभी किसी बिजनेसमैन को कहा, उसने कहा हर पेशेंट को आपके पैसे देगा, खाली आप उनके यहाँ भेज देना। तो इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं मुझसे। सो इसमें एक सिस्टम है। एज ए सर्जन मैं चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाता, खाली मैं ऑपरेट कर पाऊंगा, बट एक मसीहा चाहिए बीच में जो इसको आपके फाउंडेशन से लेके मुझे लाने तक। आई थिंक डॉक्टर खालिद ने बहुत अच्छा रोल निभाया। बात करने में बहुत अच्छे हैं और काम में भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है 100 खालिद सर बना देंगे तो ऐसा काम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। होना भी ये चाहिए। एक ऐसा दर्द है ना, जैसे सना बतला रहे थे अभी यानी ऑफ कैमरा, कि हॉस्पिटल से अल्लाह बचा है जी, यानी ये कोई बुरी बात नहीं है, बट लेकिन वो जो तकलीफ में होता है, एक तो वो होता है, उसके पीछे उसके घर वाले होते हैं, जान पहचान वाले, और कोई कुछ कर नहीं सकता। और सब कुछ होने के बाद आदमी बेआसरा बेसहारा होता है, चाहे उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज क्यों ना हो, कितनी पैसा क्यों ना हो। एक तो वो बहुत बड़ा तबका होता है, और एक तबका वो होता है जिनको बीमारी है लेकिन बेचारों पास बात नहीं कर असबाब कोई नहीं है, इलाज कोई नहीं है। और तीसरा तबका वो होता है कि बीमारी भी है, पैसा भी है, लेकिन उसका सही ट्रैक नहीं पता है। तो डॉक्टर साहब, ये माह मुबारक का मुबारक महीना है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप दोनों की जिंदगी में सेहत सलामती के साथ बरकत दे। ये जो जैसे सना ने शुरुआत में आपको पूछा, तो डॉक्टर साहब ये जब जिसकी सर्जरी हो जाती है, फिर वो रूटीन की जिंदगी में वो बहन या बेटी तरतीब पे आ जाती है, बहुत उसके क्या रहता है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या मैं पहले समय रह पाऊंगी? हर एक महिला को लगता है, हर एक माँ को लगता है, हर एक बेटी को लगता है क्या मैं, और हमें कहता हाँ 100% आप रह सकते वैसे। तो आज जो ट्रीटमेंट जो हुआ पहले ज़माने में था और आज के ज़माने में ट्रीटमेंट बहुत चेंज हुआ है। पहले के ज़माने में जब सर्जरी होती है तो पेशेंट 5 दिन पड़ा रहता है बेड पे, रेडियोलॉज एप्पल लेके हॉस्पिटल में आते थे, वो सीन बंद हो गया। आज हम सुबह पेशेंट को एडमिट करते हैं, दोपहर में सर्जरी और शाम को या कल सुबह घर भेज देते हैं। अच्छा, एक दिन में हमारे साई
मेरे ब्रेस्ट कैंडी के हिंदुजा के पेशेंट, आज वो 50 साल की महिला है। आप एक किस्सा बताऊंगा, मैंने ब्रेस्ट कैंडी में 94 एज लेडी का ऑपरेशन किया था। शाम को 4 बजे ऑपरेशन किया था, उनका मैस्टेक्टोमी किया था, नेक्स्ट डे लंच एट होम। तो इस तरह जब होती कि मैं अच्छी होकर मेरे घर में जा सकती हूँ, मेरे परिवार को मिल सकती हूँ, ये आपस में एक बहुत बड़ी विन है, ये विक्ट्री है। आई थिंक यही पेशेंट को जब मैंने देखा 15 साल में, ये विक्ट्री पेशेंट को ही अचीव कर रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो एक बस मसीहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट जो उनका कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस वापस दिया उनको। तो एक ये चीज होगी। सेकेंड थिंग, जो फैमिली सपोर्ट है, आजकल फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है। पहले के जमाने में कैंसर छुपा लेते थे, आज आपने किसी बोला था अरे कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए, 10 लोग हेल्प करने आते हैं, फाउंडेशन हेल्प करने आती है, फाइनेंस हेल्प करने। आई थिंक ये जो चीजें हम साथ में जो आज आए, एक कैंसर को हम लोग इस तरह ही विक्ट्री बना पाएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। डॉक्टर, मुझे आपसे पूछना था, अगर कोई अनमैरिड लड़की हो और अगर उसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाए एंड जो भी ट्रीटमेंट्स, तो आगे जाके अगर उसके लिए बहुत, आई एम श्योर बहुत लोग ये सोचते हो, अगर मेरे जहन में आया तो आगे जाके उसको कंसीविंग के लिए या कोई और चीज के लिए कोई प्रॉब्लम आती है? कैंसर में तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बट आज ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई महिला अनमैरिड है, उनको कैंसर होता है, तो सबसे बड़ा था कि मैं शादी कर पाऊंगी, मुझे बच्चे हो पाएंगे नहीं। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरी एक पेशेंट थी जो मैंने 10 साल पहले ऑपरेट की थी, आज उसको कैंसर हो गया, 10 साल हो गए, उसको 2 बच्चे हैं आज, एक 5 साल की और 12 साल की बच्ची है उसको। तो उनको जब चेहरा देखता हूँ मैं, उनसे, उन पेशेंट को फोन लगा के देता हूँ कि आप इनसे बात करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब कीमोथेरेपी होती है वो ओवरीज पे एक्ट करती है, तो बच्चे नहीं होते हैं। तो आज हमारे पास ऐसी ट्रीटमेंट, हम ओवरी का एक प्रिजर्व करते हैं या ओवरी को प्रोटेक्ट करते हैं कीमोथेरेपी में, और हम चाहते हैं कि 2-3 साल उस बहन की, वो सिस्टर की अच्छे से लाइफ निकल जाए, फिर हम प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं। तो आजकल बहुत प्री प्लान ट्रीटमेंट होती है, और किसी का हम एम्ब्रियो करते 2-3 साल के बाद में, अगर वो करना चाहते वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कैंसर फुल स्टॉप है, कैंसर एक रीस्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ है। सो मतलब एवरी अनमैरिड वुमेन, अगर उन्हें ये चीज होती है और वो इससे सर्वाइव एज अ सर्वाइवर बाहर आते हैं, तो 3 साल के लिए एक मिनिमम कैंसर का एक, देखिए आपको बीमारी वापस नहीं है, आप अच्छी जिंदगी जी पाए। हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी आप खुद होके खड़ी हो जाए। आप अच्छी है तो बच्चा अच्छा रहेगा, अगर आप ठीक है तो फैमिली ठीक रहेगी। तो हम पहले आपको ठीक करते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आप प्लान कर सकते हैं। ओके, हाँ, मुझे ये जानना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे महिला में पूछते हैं, और हम उनको काउंसलिंग करके प्रॉपरली उनको गाइड करते हैं। बड़ी बात। तो सर, अभी आप, जैसे आपने बोला है कि अभी इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, एंड आप बाहर भी, आप इंडिया के बाहर के भी मुल्कों में आपने आपकी स्टडी की है, तो मुझे जानना है कि वहां में और यहाँ में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट और जो उसकी रिकवरी होती है, जो मेडिसिन होते हैं, जो भी चीज होती है, उस वहां में और इंडिया में क्या फर्क है? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि अवेयरनेस, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, बहुत अवेयर है। वहां पे कुछ मैमोग्राफी प्रोग्राम्स है, जैसे जो कैंसर है हम मैमोग्राफी पे देखते हैं, मतलब हाथ से लगने के पहले ही कैंसर डिटेक्ट होता है। इंडिया में क्या होता है कि कोई सिस्टम नहीं है, स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं है, तो जब तक हमें हाथ से लम्ब नहीं लगता तब तक हम लोग आते नहीं है। एवरेज जो ट्यूमर साइज है हमारे इंडिया में 3 से 4 सेंटीमीटर का है, जब तक हाथ से लगे, और वेस्टर्न कंट्री में मैमोग्राफी पे दिखता है छोटा मिलीमीटर कैंसर, इसलिए वहां पे क्यूर रेट बहुत अच्छा है। बट हम इंडिया में बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट आप सेल्फ एग्जामिन करिए। हर महिला को बताते हैं कि आप 1 महीने में एक बार एग्जामिन करिए, ताकि जो बड़ा लंप है वो आपको छोटे से पता चले, ताकि हम अर्ली कैंसर कर सकते हैं। एक वो है। सेकंड, टेक्नोलॉजी जो है, वेस्टर्न कंट्री में टेक्नोलॉजी काफ़ी अवेलेबल है। आज वही टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ चुकी है। अब जब हमने टेक्नोलॉजी बात की, जैसे रिसेंट जो अभी एंडोस्कोपिक सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरी, अभी मैंने इंडिया का फर्स्ट एंडोस्कोपिक सर्जरी किया, और रोबोटिक सर्जरीज की कुछ में, तो वो महिला को स्कारलेस सर्जरी, मतलब पता ही नहीं चलता कि ब्रेस्ट सर्जरी हुई है नहीं हुई है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, और कुछ हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी साई में भी किया है। उन महिला को जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। तो हमारा मिशन यही है कि सेम ट्रीटमेंट, गरीब अमीर कोई ये नहीं, सभी को सेम ट्रीटमेंट देने का हम लोग कोशिश करें।
पर आप कह रहे हो ये जो मशीन की आप बात कर रहे हो इंडिया में आ चुकी इंडिया है, में आ चुकी कि है। आप और इतना स्मॉल भी डिटेक्ट कर सकते जी हो। जी, और जो कैंसर की दवाई जो पहले बोलते थे हमने बाहर से इंपोर्ट करना, आज सारी की सारी दवाई इंडिया में अवेलेबल है। Correct. और इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने उसकी कॉस्ट इतनी कम कर दी कि सारी अफोर्डेबिलिटी इसमें आ गई। क्या बात। और गवर्नमेंट ने ये सारी जो मेडिसिन है वो कुछ स्कीम में भी अवेलेबल की है। तो सारे कैडर है, अवेलेबल नहीं है फ्री में करो, कम से कम है ये योजना में करो। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो यहाँ पे जो स्कीम चलाई है, आई थिंक उससे बहुत सारी या सारी कैंसर पेशेंट जो अफोर्डेबल नहीं, सबकी ट्रीटमेंट सही सबसे बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पे हम खाली सर्जरी नहीं करते बल्कि इनकी कीमोथेरेपी अफोर्डेबल कॉस्ट में, फ्री कॉस्ट में भी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। वाओ, दैट्स That's really nice. वंडरफुल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब आप इस प्रोग्राम में आए हैं तो अल्लाह ताला आपकी ये नेक नियति के ऊपर इंशाल्लाह आपको इस पे अजर भी देगा, अल्लाह आपकी मदद भी करेगा। हम भी कांधे पे कांधा आपके साथ है जब तक जिंदगी न वफा के। डॉक्टर साहब तो मेरी फैमिली है, अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर दे। सना की वालदा, अल्लाह उनकी कब्र रोशन फरमाए। यानी वो जो दौर हमने एक देखा है, घर का करीब एक यानी कोई बंदा जाता है, वो हमारी माँ थी। उस वक्त डॉक्टर साहब ने जैसे घर का सपोर्ट करके हमारे साथ खड़े रहे और उनके लिए बेस्ट में बेस्ट जो कर सके। हाँ, कोशिश हमारे हाथ में, कोशिश में। जिंदगी मौत हम सब के अल्लाह के हाथ में। सबका वक्त लिखा होता, ना एक सेकंड ऊपर जाता ना नीचे आता है, और किसको कैसे जाना है किसी को पता कोई नहीं होता। तो बहरहाल मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब हम मिलकर, मैं और सना और हमारा फाउंडेशन हयात वेलफेयर फाउंडेशन, मैं इस वक्त बैठे हुए, मुझे नहीं पता, मैंने इनसे भी कोई डिस्कस नहीं किया ना आप लोगों से किया है। ये जब सुन रहा था तो पीछे एक चीज़ ये आ रही थी कि बहुत से लोग हैं उन्हें पता ही कोई नहीं होता कहाँ है क्या है। हम एक इरादा करते हैं, आगे कराएगा अल्लाह, कि हम लोग इसका एक हॉस्पिटल बनाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। हम यहाँ इस प्रोग्राम से ऐलान करते हैं जी। कि ब्रेस्ट कैंसर का कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कोई तरतीब नहीं, लेकिन बस मेरे जहन में है, मैं वी कैन ऑल वर्क टुगेदर। एब्सोल्युटली इंशाल्लाह हम आप लोगों का साथ रहेगा, अल्लाह करा देगा, हम आपके साथ हैं, उसको आप लोगों ने लीड करना है। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर साहब आप यहाँ से कोई ऐलान ऐसा कर दे कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपसे या डॉक्टर साहब से या साई हॉस्पिटल से अगर किसी बहन को या हिंदुस्तान भर से किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है तो हम कितनी सर्जरी फी सबिलिल्लाह करेंगे? आपके लिए 200 सर्जरी हम लोग फ्री कर देंगे इंशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है। दोस्त नहीं, हमारे लिए स्काई इज लिमिट। स्काई इज द लिमिट। हमें लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें चूज किया है, शिफा उन्होंने दी है, बस हमें काम करना है। और 200 तो बहुत कम हो गए, 1000 भी किए तो कम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने 200 बोल दिया, मैंने हॉस्पिटल का कह दिया, डॉक्टर साहब ने 200 कह दिया, आपने 1000 कह दिया। तथास्तु। तो मैं सना इस प्रोग्राम में आप ऐलान कर दें कि भाई बिल्कुल आपको पास और सिंपल रहेगा, कोई भी सिर्फ आपको कनेक्ट कर दे, कोई एक नंबर दे दे, उस नंबर पे कॉल आएगा, अच्छा। उसको हमारी टीम कोऑर्डिनेट करके बुला के उसको फ्री में करके भेज दे। खाली सर्जरी नहीं, उसकी कीमो रेडिएशन सब कुछ का कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। मतलब सर्जरी तो एक पार्ट है, उसमें फिर कीमो होती है, फिर रेडिएशन होता है। विल टेक केयर एवरीथिंग, एंटायर जो भी उनका पैकेज होगा। जैसे सर ने बोला है कि आप क्या ऐलान करना चाहोगे, तो मैं ये ऐलान करना चाहूंगा कि यहाँ से फाइनेंस के लिए कोई भी पेशेंट हयात फाउंडेशन से वापस नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उनकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आज ऐलान कर दिया, और होना ही है। कैसे करना है, डॉक्टर खालिद आपसे जुड़ जाएंगे और इंशाल्लाह ये होके रहेगा इंशाल्लाह। तो जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं आज, आप सब जानते हो कि मेरा एक हयात फाउंडेशन है। अगर कोई भी मेरी माँ बहन अगर इस चीज से गुजर रही है, प्लीज मुझे डीएम करे, मैं जरूर 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 चेक करूंगी। और अब मैं इस शो, जैसे ये शो एपिसोड बाहर आएगा उसके बाद आई मेक श्योर कि हर डीएम प्रॉपरली एग्जामिन हो, प्रॉपरली देखा जाए, और जो भी हो गए इंशाल्लाह हम आपका ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है फुल्ली फ्री करेंगे। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, और ये सब हम एज अ टीम काम करेंगे आपके लिए। तो जो भी अगर इस चीज से गुजर रहा है, आप प्लीज हमें डीएम करें। उसके जो लीगल प्रोसेस होंगे उसके साथ इंशाल्लाह डॉक्टर खालिद साहब और डॉक्टर संदीप साहब, ये बहुत बड़ा ऐलान था। असल में लाके ये था कि थोड़ा सा इस पर कुछ बात भी हो जाए कि आज यानी डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा ना, मशहूर लोग हैं जो हमारी बहनें हैं या बहुत बड़े घर की फैमिली है, यानी लोग ये समझते हैं ना कि भाई ये बीमारी उन लोगों की होती है जिनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। लेकिन अल्लाह है, उस रुबूबियत का रब है। अल्लाह हर एक को हर एक चीज दिखाता है दुनिया में, हमें सबको। तो अल्लाह से आफियत पहले तो मांगनी चाहिए, जिन्हें है अल्लाह ताला ने शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिला नसीब फरमाए इस मुबारक महीने की बरकत से। लेकिन जिनको इन्हें घबराना नहीं है, अल्लाह किसी को भी करता है, अल्लाह ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन है, इससे हम बिल्कुल इसको डिनाई नहीं कर सकते, ना इससे पीछे हट सकते हैं। जी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। और अब आप लोग आए हैं। जैसे रमजान का महीना था, एंड द रीजन हम ये एपिसोड
यहाँ इस रमजान के हमारे रौनक रमजान में रखे, बिकॉज वी नो कि आप सब हमें देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म का फायदा उठाए और इसका फायदा आप तक पहुंचाए, तो दैट इज द रीजन वी वांटेड टू डू दिस वन स्पेशल एपिसोड, ताकि हम किसी के लिए कुछ तो फायदेमंद हो सके। तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैं चाहती थी कि जितने भी हमारी ऑडियंस है जो हमें देख रही है यूट्यूब के जरिए और जो हमारा शो देख रही है, वो पिछले साल भी देख रही है, ये साल भी देख रही है और वो इस शो को पसंद करते, इतना देखते हैं, तो ये अवेयरनेस हमें आगे लेके जाना इज वेरी इजी। तो बस आई एम वेरी हैप्पी डॉक्टर खालिद साहब, आप हमेशा ही एक बात मैं और कह देना चाहूंगी कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डॉक्टर खालिद साहब के साथ रहा है वो हमेशा ही खूबसूरत रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि पेशेंट जब आता है वो इतना स्ट्रेस्ड होता है और उसके साथ भी जो लोग होते हैं वो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है। तो आपको एक ऐसी जगह पहुंचना जहां पे आपको बताया जाए कि चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स हो, लेकिन एक आपको दिलासा दिया जाए कि चीजें ठीक हो सकती हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपका जो एक एंजाइटी में रहते हो और एक अजीब तरीके की दिमागी हालत में रहते हो, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है। एंड आप हमेशा ही हर किसी को हेल्प करने के लिए आप तैयार होते हो। मैंने कितने पेशेंट्स भेजे हैं आपके पास और माशाल्लाह से वो अल्हम्दुलिल्लाह से शिफा तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन असबाबी तौर से दुनिया में जो आपने मेहनत की है और जो वो ठीक होके निकले, और फिर जब मुझे उनके इतने बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं कि ऐसा, वो बहुत अच्छी फीलिंग है। वो अलग ही दुआ, उसका एक बिल्कुल। अलग ही मजा आती। मतलब मुझे भी इस तरह के जो मैसेज आते हैं ना, शायद मैं वो पेशेंट के उस मैसेज का इंतजार करते रहता हूँ कि ये अच्छे हो जाएं और बताएं। मतलब अपनी थोड़ी सी मेहनत, जैसे आपने कहा ना, पेशेंट को सिर्फ होप देने का कि तुम ठीक हो जाओगे जी। मतलब आपका पेशेंट वही सुनता, पेशेंट आपसे सिर्फ सुनना चाहता है कि अगर आपने कहा आप ठीक हो जाओगे तो ठीक हो जाता है, फिर उसी चीज को वो आगे लेके जाता है और सिस्टम बन। मैंने लास्ट 25 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स को ना सिर्फ आप यही कहो, होप दो कि आप अच्छे हो जाओगे, तो इंशाल्लाह वो अच्छा हो जाता है। हर तरह अल्लाह की मदद आती है, सबकी मदद आती, सब सेकेंडरी है, पैसे वगैरह सब अरेंज हो जाते हैं। आप 4 लोग को बोलो 2 दे देते हैं, आज देने वाले हैं, बट सबको कनेक्ट करने की जरूरत है। जैसे मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब हॉस्पिटल में एक बार बैठे थे, एक लेडी मेरे पास आके कह रही थी, उन्होंने उसी टाइम उसको चेक दिया, वो भी ठीक। कितना इस तरह के हम लोगों ने मिलके काम किया, खाली कहना तो है। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम लोग पॉजिटिवली फील करते हैं कि मतलब हमें पेशेंट्स को हेल्प करना, तो मदद अल्लाह पाक करते हैं, हमारा कोई रोल जरिए अल्लाह बना देता है। बेशक ये डॉक्टर खालिद में ना एक इनबिल्ट फ्यूचर है, इनबिल्ट फीचर, जैसे आईफोन में होता है ऐसे इनबिल्ट फीचर है। इनमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड में बोलते डॉक्टर खालिद नहीं होगा सर, अब बस बोलिए हो जाएगा। पर ना नहीं है, कभी ना नहीं सुना ऐसे। मैंने बोला 2 सर्जरी, आप सर 4 हो जाएगी, 4 बोलिए, तो मैंने 4 सर्जरी कर दी 3 घंटे में। तो ये जो सिस्टम है ना, सच में कैंसर में बहुत काम करता है। और हर चीज में सर एक ही चीज बोलते, सब ठीक है। अरे नहीं, कुछ तो हुआ है, बोलिए क्या हुआ है मुझे। नहीं सब ठीक है। आपको याद होगा जब आपकी मम्मी थे, रमजान का महीना था, आप उम्रा कि मैं आ जाऊँ, टिकट, मतलब बिल्कुल मत आ पाई, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, माशाल्लाह ठीक रहे। जो कि मुझे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि हो सके तो बुला लो, मतलब नहीं सब ठीक रहेगा। इन्होंने जो पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर दी। आप जो पॉजिटिव बोलते हो ना, वो बहुत कुछ अच्छा कर देता, बहुत कुछ। अल्लाह आप लोगों को जाए खैर दे। तो जरूर ये देखिएगा, और जिस तरीके से बात हुई है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर संदीप साहब ने, उसके एहतियात भी, तदाबीर भी एहतियात करना जरूरी है। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि उनको देखे, थोड़ा सा उसके ऊपर पढ़े, रिसर्च करे और उसका एहतियात जरूर बरते। और लाइफस्टाइल को खास तौर से जो दौरान औलाद होती है, शादी के बाद की जिंदगी, उसको थोड़ी सी सिंपल गुजारे, जैसे पुराने जमाने में गुजरती थी जी, उसको उस तरीके से करे तो जरूर अल्लाह। और डरिए नहीं, अगर आपको कोई भी चीज ऐसी फील होती है, आप प्लीज डॉक्टर से चेकअप करवाइए। बहुत बार लोग चेकअप भी नहीं कराते क्योंकि उनको लगता है कुछ आ गया तो, वो फियर से भी वो नहीं कराते। तो मैं सबको यही कहूंगी कि प्लीज डरिए नहीं और इसे कोई टैबू ना समझिए। आप जाइए, आप चेकअप कराइए, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन द बेस्ट क्योर है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेहरबानी, आप आए। आई थिंक आपने जो ये मिसाल कायम की है रमजान में, आई थिंक इससे बड़ा कोई रमजान गिफ्ट नहीं है। बिल्कुल। और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच के उन महिलाओं ने खुद एग्जामिन करना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए और डिफिकल्ट टाइम में हमें याद करना चाहिए। तो आई थिंक यही दुआ करते हैं और अल्लाह ताला यही इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। और थैंक यू फॉर ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। और हम भी हयात फाउंडेशन से
जुड़ के बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं और हमेशा करना चाहेंगे। डॉक्टर खालिद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा कुछ है, हाँ। तो आप आए हैं तो वो भी होना जरूरी है, वो आप कर लो। चलिए, हमने बाकी तो ऐसी रमजान वाला, बिकॉज मैं चाहती थी कि ये जो पूरा एपिसोड हो ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड हो इस कॉज के लिए, तो मैंने और कोई बात नहीं की बस। लेकिन रमजान मुबारक आप सबको। लेकिन हमने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है, लेकिन उसके पहले ये एक सेगमेंट है जिसका नाम है यादों की खुशबू। तो मैं आपको एक वर्ड कहूंगी, उससे आपको कौन सी खुशबू याद आती है, तो आपको खुशबू का नाम लेना है कि मुझे ये खुशबू इस चीज की याद दिलाती है। सो बचपन, मिट्टी, खुशबू में रौनक, ये उसकी खुशबू खुशबू, हाँ, ओके चलो। घर, फैमिली, खुशियाँ। आप लोगों को खुशबू नाम लेना, हम लोग खुशबू नहीं बता रहे। घर में कोई खुशबू बताइए कि घर में डॉक्टर साहब के घर में तो खाने की खुशबू। खुशबू, हाँ हाँ। खाने की खुशबू। आपके घर में तो खाने की खुशबू है, जब आप पूरा दस्तरखान लग जाता है तो खाने की खाने की। आपके घर में किस चीज की खुशबू आती है? हाँ, खाने की खुशबू। खाने की, सबके घर में खाने की खुशबू। हॉस्पिटल, हाँ वहाँ तो सीरियस पेशेंट और बट उनके साथ बात करके उनको कंफर्ट करना सब ठीक है। नहीं खुशबू, खुशबू जो है, जो आई थिंक मेडिसिन की खुशबू। या मेडिसिन खुशबू बहुत ज्यादा, क्योंकि जब घर जाते तो बोलते आप हॉस्पिटल से अभी आए, पहले चेंज करो। कि वो- वो जो खुशबू है वो हॉस्पिटल की, वो लगी वापस घर वापस जाती। तो मुझे पहले ही एंट्री होता कि पहले कपड़े चेंज के बाद में अंदर आओ। हाँ। मेरी बेटी मुझे बोलती पापा प्लीज बेड को छूना भी मत, करेक्ट, तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। क्योंकि ग्लव्स भी ऐसी या, चीज, या। ग्लव्स भी पहनो उतारो तो एक अलग So, खुशबू आती एक है। खुशबू आती है। जी जी जी। अभी आपका फेवरेट फ्रेग्रेंस, मतलब जो खुशबू आपको पसंद है, इट कैन बी जैसे आप लोग लगाते भी हो, आप लोग ओद, फ्लोरल, ऊद, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऊद। बहुत बार बहुत साहब ने दिया तो ऊद तो मैं हमेशा जी। अच्छा, तो चलिए इसी बात पे हम आपको हमारा प्यारा सा अहमद अल मगरिबी की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है, परफ्यूम हैम्पर है एक्चुअली। ये आपके लिए, आपको ऐसे बड़े पसंद है परफ्यूम। सर ये सर ये ओह आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत थैंक अच्छी यू। चीज़ है। नहीं नहीं, ये हमें- ये हमेशा हमेशा याद दिलाएगी आपको। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया फिर एक दफा आप लोगों का। Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off all on fragrances. Only during Ronak-e Ramadan Season 2. Links are in the description. Go shop now. Thank you so much sir. आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, और ये बातें जो आई थिंक एज अ वुमेन हम सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आज मैंने आपके लिए सवाल तो आपको पूछना ही था, बट इसके जवाब ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता थे। तो आज आपने मेरे भी दिमाग के जो ये क्या कहते हैं, जो डाउट्स थे उसे क्लियर कर दिए। बिकॉज मैं भी ये चीज सुनते आ रही हूँ, इवन दो हम दिखते इतने प्रोग्रेसिव है, बट समवेयर इन आवर माइंड्स आल्सो वी हैव दिस फियर। द मोमेंट यू हियर ब्रेस्ट कैंसर, आपको लगता है बस जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं अभी हो कुछ। सकता। और मुझे इस माध्यम से ये भी एक बताना था कि हमारे कंट्री में ना कोई सिस्टम नहीं है। Correct. तो मेरे हमेशा एक विश है कि ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमें एक स्कूल एज में सिखाना चाहिए। और आज अगर हम 5वीं या 7वीं में सिखाते, जब वो लड़कियां बड़ी होती, अगर हम उनको समझदार उनको ब्रेस्ट सिखाएंगे, जब ये लड़कियां 12वीं में जाएंगे, एक देश का नागरिक बनेगी, तब तक ये सारी लड़कियां ट्रेन हो जाएगी। तो हमें इतने बड़े लम्ब पता ही नहीं चलेगी, बिकॉज वो एग्जामिन कर रहे हैं। Correct. तो हम लोग उसी लेवल पे ये सिस्टम गवर्नमेंट ने देखना चाहिए और एक 10 मिनट एग्जाम उनको सिखाना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि 15 साल के बाद में, 10 साल के बाद में हमें इतना बड़ा ब्रेस्ट कैंसर देखने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब लड़कियां वहाँ पे ट्रेन हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कई गवर्नमेंट सुनती हर है स्कूल में तो इसको सुने, तो आपने सही कहा तो कि ये हमें एक छोटा 5 मिनट का लगेगा, सेमिनार रख के बट बच्चों को। बट आई थिंक मैं तो बहुत सा सेमिनार करता हूँ, बट ये ग्लोबली अगर करते हैं तो आई थिंक हम ये बड़े कैंसर को तो हम एक छोटे से गठान की तरफ में इसको बीट कर पाएंगे। आई थिंक ये टेक होम ये रिक्वेस्ट रखनी चाहिए स्कूल्स के आगे, ताकि बच्चों को ये बताया जाए, क्योंकि हर चीज सिखाई जाती है स्कूल में ही, तो ये भी अगर एक 10-15 मिनट उन्हें मिल जाए तो आई थिंक बहुत फायदेमंद रहेगा। हम दुआ भी करेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि हम अपनी जात से इस मैसेज को और इस अवेयरनेस को हम जितना भी आगे तक लेके जा सके, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने का, बिकॉज डॉक्टर्स का वक्त होता है वो सबसे कीमती होता है, उनका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना मैं होता है। सुबह से मुफ्ती साहब को कई बार पूछ चुका था टाइमिंग क्या है, और कितने बजे आना है। मुझे डॉक्टर खालिद ने खाली एक ही बार बोला कि शाम को 5 बजे, कल मेरी बेटी का फाइनल एग्जाम है, कल सुबह उसका 8 बजे पेपर है, 7:30। मुझे बोले पापा लेट नहीं होना, उसको मैंने बताया नहीं, बट खालिद सर ने बोला कि जाना ही है, उन्होंने बोला है, बोला हाँ ओके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, डॉक्टर थैंक यू सो मच। Thank you so much. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच, थैंक यू मच, थैंक यू थैंक डॉक्टर, यू सो थैंक मच। यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हमने जिस पर बात की ये एक बहुत खौफनाक और दिल को दहला देने वाला और परेशान कर देने वाला टॉपिक था। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस ज़मीनी और आसमानी वबाओं से और बीमारियों से। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान हर तरीके से टूट जाता है, लेकिन अल्लाह का अमर है जिसके ऊपर आना होता है वो ज़रूर आकर रहता है, और अल्लाह ही शिफा देने वाली ज़ात है और अल्लाह ही बचाने वाली ज़ात है। तो हम अक्सर व बेशतर जो बीमार होता है इसकी इयादत हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक अजर की चीज़ रखी है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन सुन्नत बतलाई है कि किसी बीमार की इयादत के लिए जाना और उसके लिए दुआ करना, और फिर जब जाते हैं उसे देखते हैं तब भी मेरे नबी ने एक दुआ सिखलाई। कितनी बेहतरीन दुआ है, तो इसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला, कि अल्लाह तेरा ख़ास करम है जो ये हमारा भाई या बहन जिस बीमारी में मुब्तला है, तूने हमें उसके ऊपर इस बीमारी में हमें आफ़ियत में रखा है, और तू अपने ख़ास बंदों के ऊपर फ़ज़ल करता है, अपनी मखलूक के ऊपर वो फ़ज़ल मेरे ऊपर किया हुआ है। अल्लाह इसे भी शिफा नसीब फरमा और अल्लाह मुझे भी शिफा नसीब फरमा। तो ये दुआ की ज़रूर कसरत रखे। फिर दोबारा हम इंशाअल्लाह हाजिर होंगे आपके सामने। वहाँ तक रखिए आप अपना ख्याल, और रमज़ान की इबादतों के अंदर और रमज़ान की दुआओं में हम सबको और सारी उम्मत को, सारी इंसानियत को ज़रूर याद रखे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।